प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज फिर हम अपनी पुस्तक क्षितिज से 12वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज अध्याय के लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। आगे देखें। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर है, एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। अध्याय देखेंगे। लखनवी अंदाज मुसफिल क्या है? नहीं। देखे बेटा, मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास के जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालित ही मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से असज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विंधन का असंतोष दिखाई दिया। सहसा बेटा अचानक सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। बर्थ बेटा, ट्रेन की सीट। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर
गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब, अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोंदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। स्फुरण का मतलब है बेटा फड़कना, हिलाना और बुरक देना, छिड़कना और एहतियात सावधानी से। और बेटा प्लावित पानी भर आया, यानी मुंह में खीरे का पानी, खीरे को देखकर रस आया यानी पानी भर आया। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं। कनखियों का मतलब है तिरछी नज़र से, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। देखें, नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। पनियाती रसीली, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, मतलब धन्यवाद। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमज़ोर है। मैदा मतलब आमाशय है, पाचन, जो उनकी पाचन क्रिया है वह कमज़ोर है। किबला शौक फरमाए। फिर है बेटा, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए। फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तसलीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। नफासत स्वच्छता, नजाकत कोमलता और तहजीब शिष्टता, और सिर खम करना, सिर झुकाना और तस्लीम सम्मान में। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म, जिसका कोई अस्तित्व
या भौतिक अस्तित्व नहीं हो। और नफीस बढ़िया। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है, मतलब पेट भर सकता है? उदर पेट। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, मतलब स्वादिष्ट था, लेकिन होता है शकील। अब शकील यानी वो आसानी से नहीं पचता, ना मुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, तब हमारे अमावस्या में परेशानी कर देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना यानी पहचान आए, क्या पहचान के लिए नई कहानी के लेखक की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? किसने? लेखक ने ऐसा सोच लिया। किसको देखकर? नवाब साहब को खीरे के इस तरह भाव को, खीरे के प्रति इस तरह भाव को देख करके। प्रश्न अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? उत्तर देखें। लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विंधन पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया तथा लेखक के प्रति नवाब साहब ने संगीत के लिए कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। प्रश्न नंबर 2 देखे बेटा। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उत्तर देखें। नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकृत कर दिया। खीरे को खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख बनाए रखने के कसमकस में नवाब साहब ने खीरे को काट कर खाने की सोची तथा फिर अंततः जीत नवाब के दिखावे की हुई। अतः इसी इरादे से उसने खीरे को फेंक दिया। नवाब के इस स्वभाव से ऐसा लगता है कि वो दिखावे की जिंदगी जीते हैं, खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखें। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर देखें। अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग किया। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथावस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं, ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व हैं। प्रश्न नंबर 4 देखें। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? उत्तर देखें। इस कहानी का नाम झूठी शान भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के उद्देश्य से अपनी इच्छा को नष्ट कर दिया। प्रश्न नंबर 5 देखें बेटा। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। फिर दूसरा है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो क का उत्तर देखें। सेकंड क्लास एकांत डब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए हैं और पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया, फिर उसको करीने से काटकर उसे गोदकर कड़वा झाग निकाला, फिर खीरे को बहुत सावधानी से छीलकर फाकों पर बहुत कायदे से जीरा, नमक, मिर्च
की सुर्खी बुरक दी। इसके बाद एक एक करके उन फाकों को उठाते गए और उन्हें सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। ख का उत्तर देखें। हम हलवे का रसास्वादन करने के लिए उसे अच्छी तरह से एक प्लेट में रखते हैं तथा उसके ऊपर काजू किशमिश डालकर अच्छी तरह से उसकी सजावट करते हैं, फिर उसे खाने के लिए परोसते हैं। नंबर 2, आम के अचार का रसास्वादन करने के लिए हम पहले उसे करीने से निकाल कर उसे उलट पुलट कर देखते हैं, फिर उसे खाने के लिए धीरे धीरे अपने मुंह के पास लाते हैं और उसके खट्टे स्वाद का आनंद लेते हुए उसे खाते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखें। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों को पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। आंसर देखें। पाठ में प्रस्तुत खीरे के प्रसंग द्वारा नवाबों के दिखावटी जिंदगी का पता चलता है। इससे उनकी सनकी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। ऐसे कुछ प्रसंग और भी देखे गए हैं। नंबर 1, नवाब अपनी शान और शौकत के लिए पैसे लुटाने से बाज नहीं आते, फिर चाहे उनके घर में पैसों की तंगी क्यों न हो, पर बाहर में खूब पैसे लुटाते हैं। नंबर 2, नवाब नाच गानों का शौक भी रखते हैं, वे मुजरों पर खूब पैसा लुटाते हैं। नंबर 3, अपनी झूठी समृद्धि को कायम रखने के लिए ये किसी से लड़ने में भी बाज नहीं आते। नंबर 5, प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पर्दा में नवाबी शान और शौकत का उल्लेख है, जिसमें एक नवाब अपने घर की इज्जत कायम रखने के लिए पर्दे पर खर्च करता है, भले ही उसे खाने तथा कपड़े की कमी होती है। प्रश्न नंबर 7, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखें। सनक के 2 रूप होते हैं, एक सकारात्मक तथा दूसरा नकारात्मक। जहाँ एक और नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को समाज में हंसी का पात्र बना देती है, वहीं सनक का सकारात्मक पक्ष उसे रातों रात प्रसिद्ध कर देता है। ऐसे कुछ सनकों का उल्लेख नीचे दिया जा रहा है। देखिए बेटा, नंबर 1, राजा राम मोहन राय की सनक ही थी कि उन्होंने समाज में विधवा विवाह का कानून लागू करवाया। नंबर 2, देशभक्ति की सनक सुभाष चंद्र बोस तथा महात्मा गांधी को भी थी, जिससे उन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई। प्रश्न नंबर 8 देखें। क्रियापद छांट कर क्रिया का भेद लिखिए। क, एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पॉलीथी मारे बैठे थे। तो इसका उत्तर है बेटा, इसमें है बैठे थे है अकर्मक क्रिया। फिर ख देखें। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो संगीत उसके द्वारा किया जाना था, तो दिखाया क्रिया और क्रिया का रूप है सकर्मक क्रिया। फिर है बेटा ग, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो क्रिया सकर्मक है, यानी आदत है उसके ठाली बैठने की। फिर है बेटा, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। क्या किया होगा? खरीदना। कौन सी क्रिया की? खरीदने की। खरीदे होंगे तो सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। क्या निकाला? झाग। तो झाग निकाला, सकर्मक क्रिया। फिर है बेटा, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। क्या किया बेटा? फाकों की ओर देखा। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया। फिर है बेटा, नवाब
साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। क्या कर लेट गए? थक कर लेट गए। तो यहाँ क्या होगा? लेट गए अकर्मक क्रिया है ना। फिर है बेटा अगला प्रश्न, देखिए खाया दिखाया, मतलब क्या दिखाया? जेब से चाकू निकाला और उसको दिखाया। तो यहाँ पर आ जाता है, क्या आता है? फिर आता है आपका सकर्मक क्रिया। अब बेटा इस अध्याय का कार्य पूरा करवा दिया गया है। आप इसको अच्छे तरह से सुंदरता के साथ, शुद्धता के साथ अपनी नोटबुक पर करेंगे